नमस्ते। फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तां, द फ्लाइट MH370 की पूरी दास्तां। हाँ, नमस्ते। और ये कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 10 साल हो गए लेकिन दुनिया आज भी पूछ रही है आखिर हुआ क्या। 8 मार्च 2014 ना मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग, 227 यात्री, 12 क्रू मेंबर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एकदम रूटीन फ्लाइट। बिल्कुल। और फिर अचानक जैसे हवा में घुल गया वो विमान, गायब। गायब मतलब पूरी तरह से वैनिश। शुरू में तो मुझे याद है सारी खबरें साउथ चाइना सी से आ रही थी। सबको लगा वहीं कोई हादसा हुआ होगा। हाँ, क्योंकि आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ATC से संपर्क तो वहीं टूटा था। तो जाहिर है खोजबीन सबसे पहले वहीं शुरू हुई, पूरा फोकस वहीं था कई दिन तक। बहुत भ्रम था। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब थोड़ी और जानकारी सामने आई, उसने तो पूरी कहानी ही पलट दी। पता चला कि विमान संपर्क टूटने के बाद भी घंटों उड़ता रहा था चुपचाप। अब भी सवाल वही है, कहाँ गया वो बोइंग 777? क्या हुआ उस रात? चलिए कोशिश करते हैं आज इस दास्तान की परतों को खोलने की। जो जानकारी हमारे पास है उसे जोड़कर देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेसिक से। फ्लाइट MH370 एक बड़ा विमान था, बोइंग 777-200ER। रजिस्ट्रेशन नंबर था 9MMRO। हाँ, और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। रात का समय था। रात के 1:19 मलेशियन टाइम। कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह का आखिरी मैसेज आता है ATC को, बिल्कुल सामान्य सा, गुड नाइट मलेशियन 377। हाँ, बिल्कुल रूटीन हैंडओवर मैसेज। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा किसी को उस वक्त। लेकिन इसके ठीक 2 मिनट बाद, सिर्फ 2 मिनट? हाँ, सिर्फ 2 मिनट बाद 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपोंडर, ये वही डिवाइस है ना जो प्लेन की पहचान, उसकी स्पीड, ऊंचाई वगैरह बताता रहता है ATC को? एग्जैक्टली वही। और उसके बंद होते ही प्लेन सिविलियन रडार के स्क्रीन से गायब हो गया। वाह, जैसे था ही नहीं। एकदम एक भूतिया एहसास। ये तो बहुत अजीब है। मतलब जानबूझकर बंद किया गया या कोई खराबी आई? ये सवाल तो आज तक बना हुआ है। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। सिविलियन रडार से भले ही वो ओझल हो गया, मिलिट्री रडार की नजरें तेज होती हैं। अच्छा। मिलिट्री रडार ने उसे देखा, हाँ। कुछ देर तक, और मिलिट्री रडार ने जो देखा उसने इस पहेली को और गहरा दिया। प्लेन ने अचानक एक बहुत शार्प, एक अनएक्सपेक्टेड लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न मतलब जिस रास्ते पर उसे जाना था, बीजिंग की तरफ, उसे बिल्कुल उल्टी दिशा में? बिल्कुल। वो वापस मलय पेनिनसुला की तरफ मोड़ा, उसे पार किया और फिर अंडमान सागर के ऊपर उत्तर पश्चिम की तरफ उड़ने लगा। ये कोई नॉर्मल नेविगेशन नहीं था, ये एक सोचा समझा मोड़ लग रहा था। ओह, ये तो किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं लग रहा है, ये तो डेलिब्रेट लग रहा है। हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं। मिलिट्री रडार ने उसे आखिरी बार ट्रैक किया रात के 2:22 पर, पनांग आइलैंड से कुछ दूर। उसके बाद वो मिलिट्री रडार की रेंज से भी बाहर निकल गया। अब वो सचमुच गायब था, अंधेरे में कहीं खो गया। और इस सब के दौरान दुनिया की नजरें तो अभी भी साउथ चाइना सी पर थीं। हाँ बिल्कुल, शुरुआती खोज वहीं चल रही थी। और तभी एक और खबर आई जिसने सनसनी फैला दी। पता चला कि 2 यात्री चोरी के पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। ओहो, तो फिर तो हाईजैकिंग का शक गहरा गया होगा। बिल्कुल, एकदम से लगा कि शायद ये पहेली सुलझ गई, शायद प्लेन हाईजैक हो गया है। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वो 2 ईरानी नागरिक थे, शायद यूरोप में शरण लेना चाहते थे। उनका आतंकवाद से कोई लिंक नहीं मिला, तो ये थ्योरी भी मतलब थोड़ी ठंडी पड़ गई। तो एक के बाद एक सुराग मिल रहे थे, लेकिन वो कहीं ले जा नहीं रहे थे। हाँ, पर असली गेम चेंजर तो कुछ और था ना, सैटेलाइट वाला एंगल। सही कहा, द रियल ट्विस्ट। ये जानकारी आई ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमासैट से। उनके पास जो डेटा था उसने सबके होश उड़ा दिए। डेटा ने दिखाया कि प्लेन का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसे SDU कहते हैं, सैटेलाइट डेटा यूनिट, SDU, ओके। वो सिस्टम रडार से गायब होने के घंटों बाद तक एक्टिव था। वो लगातार सुबह 8:19 तक सैटेलाइट से संपर्क साध रहा था। क्या 8:19 सुबह तक? रडार से गायब होने के लगभग 7 घंटे बाद तक? ये कैसे मुमकिन है? मतलब प्लेन उड़ रहा था पर किसी को पता नहीं? हाँ,
ये अविश्वसनीय था। प्लेन किसी रडार पर नहीं, एटीसी से कोई संपर्क नहीं, ट्रांसपॉन्डर बंद, लेकिन उसका एक सिस्टम चुपचाप ऑटोमेटिकली ऊपर सैटेलाइट से बात कर रहा था। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन और हैंडशेक ये कैसे काम करता है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। देखिए, प्लेन में ये जो एसडीओ होता है वो इनमासैट्स जैसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के जरिए जमीन पर बने स्टेशन से एक लिंक बनाए रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर डेटा भेजा या रिसीव किया जा सके। ओके। अब अगर प्लेन के एसडीओ से काफी देर तक, मान लीजिए 1 घंटे तक, कोई डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता, तो जमीन पर बैठा सिस्टम खुद एक सिग्नल भेजता है प्लेन को, एक तरह का हेलो आर यू देयर सिग्नल। इसे तकनीकी भाषा में लॉग ऑन इंटरोगेशन या आम भाषा में पिंग कहते हैं। अच्छा, एक पिंग भेजता है। हाँ, और अगर प्लेन का एसडीओ ऑन है, एक्टिव है, तो वो इस पिंग का ऑटोमेटिकली जवाब भेजता है, यस आई एम हियर। इसी सवाल जवाब को हैंडशेक कहते हैं। ये बस ये कंफर्म करता है कि सिस्टम चालू है। तो MH370 के केस में ये ऑटोमेटिक हैंडशेक सुबह 8:19 तक होते रहे। इसका मतलब है कि प्लेन उड़ रहा था और उसका एसडीओ सिस्टम काम कर रहा था। हाँ, रात 2:25 के बाद से लेकर सुबह 8:11 तक लगभग हर घंटे एक हैंडशेक रिकॉर्ड हुआ। बीच में सुबह के वक्त ग्राउंड से 2 बार प्लेन को सैटेलाइट फोन से कॉल करने की भी कोशिश की गई। एसडीओ ने वो इनकमिंग कॉल का सिग्नल रिसीव भी किया, लेकिन जाहिर है कॉकपिट में किसी ने फोन नहीं उठाया। वो कॉल्स अनुत्तरित रहीं। 1 मिनट, आपने कहा 2.25 के बाद हैंडशेक हुए, लेकिन 2.25 पर भी तो एक सिग्नल था, वो हैंडशेक नहीं था। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। नहीं, 225 वाला सिग्नल थोड़ा अलग था। वो जमीन से भेजा गया पिंग नहीं था, बल्कि प्लेन के एसडीओ ने खुद सैटेलाइट से संपर्क साधने की कोशिश की थी। इसे लॉग ऑन रिक्वेस्ट कहते हैं। प्लेन ने खुद कोशिश की? ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एसडीओ रीस्टार्ट होता है। मान लीजिए प्लेन की पावर सप्लाई में कुछ देर के लिए रुकावट आई या सिस्टम को रीबूट किया गया। जब वो दोबारा ऑन होता है तो वो सबसे पहले सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो थ्योरी ये है कि 222 पर जब प्लेन मिलिट्री रडार से गायब हुआ, उसके ठीक बाद प्लेन की पावर में कुछ हुआ, कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम या किसी ने जानबूझकर पावर कट करके फिर ऑन किया। ये दोनों संभावनाएं हैं। कुछ हुआ जरूर, जिससे एसडीओ रीस्टार्ट हुआ और उसने 225 पे ये लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजी। ओह, और फिर सुबह 8:19 पर एक और लॉग ऑन रिक्वेस्ट, फिर से प्लेन की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। और इस बार की सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि इस समय तक प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया था। फ्यूल खत्म? हाँ, जब दोनों इंजन फ्यूल खत्म होने से बंद हो जाते हैं तो प्लेन में एक इमरजेंसी पावर यूनिट होती है, रैम एयर टर्बाइन या रैट। ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बिजली बनाती है ताकि जरूरी सिस्टम्स चलते रहें। रैट। अंदाजा ये है कि जब इंजन बंद हुए और पावर रैट पर शिफ्ट हुई, इस पावर ट्रांजिशन में एसडीओ एक बार फिर रीस्टार्ट हुआ और उसने सुबह 8:19 पर ये आखिरी लॉग ऑन रिक्वेस्ट भेजी। ये MH370 से मिला आखिरी सिग्नल था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब वो आखिरी सिग्नल शायद प्लेन के आखिरी क्षणों का संकेत था, फ्यूल खत्म होने का। बहुत हद तक यही माना जाता है। इसके बाद क्या हुआ? 8:19 के बाद कोई और सिग्नल? नहीं, इसके बाद सुबह 9:15 पर जमीनी स्टेशन ने अपना अगला रूटीन पिंग भेजा, लेकिन इस बार प्लेन से कोई जवाब नहीं आया। पूरी तरह खामोशी। मतलब 8:19 और 9:15 के बीच प्लेन का अंत हो गया। शायद वो समंदर में क्रैश हो गया। यही सबसे प्रबल आशंका है। सिस्टम पूरी तरह बंद हो चुका था। अविश्वसनीय। ये जानकारी, मतलब इसने खोज की दिशा ही बदल दी होगी। लेकिन एक सवाल, ये हैंडशेक तो सिर्फ हाँ मैं हूं जैसा सिग्नल था ना? इससे ये कैसे पता चला कि प्लेन कहाँ था? यहीं पर वो मुश्किल से नाम आते हैं, बीटीओ और बीएफओ। एग्जैक्टली। ये पहेली का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन हैंडशेक सिग्नल्स में सिर्फ हाँ या ना नहीं था, उनमें 2 बहुत कीमती डेटा पॉइंट्स छिपे थे। बीटीओ यानी बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट और बीएफओ यानी बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। बीटीओ और बीएफओ, ओके, ये क्या बताते हैं? बीटीओ, आप इसे ऐसे समझिए कि ये सिग्नल को प्लेन तक जाकर वापस सैटेलाइट तक आने में कितना टाइम लगा उसे मापता है। क्योंकि हमें सिग्नल की स्पीड लगभग लाइट की स्पीड पता है और सैटेलाइट की लोकेशन भी पता है, तो इस टाइम से हम प्लेन और सैटेलाइट के बीच की दूरी का काफी सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। दूरी। अच्छा,
तो मतलब हर हैंडशेक के टाइम पर हमें ये पता चल गया कि प्लेन सैटेलाइट से कितनी दूर था। हाँ, अब सोचिए अगर आपको पता है कि आप दिल्ली के कनॉट प्लेस से 10 किलोमीटर दूर हैं, तो आप कहाँ हो सकते हैं? आप उस 10 किलोमीटर के रेडियस वाले पूरे सर्कल पर कहीं भी हो सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, एक पूरा घेरा बन जाएगा। ठीक वैसे ही हर हैंडशेक के समय प्लेन सैटेलाइट से एक निश्चित दूरी पर था। क्योंकि सैटेलाइट हिंद महासागर के ऊपर था, तो पृथ्वी पर ये दूरियां बड़े बड़े सर्कुलर आर्क्स बनाती थी। हर हैंडशेक का अपना एक आर्क। हजारों किलोमीटर लंबे आर्क्स, जो शायद सेंट्रल एशिया से लेके नीचे अंटार्कटिका के पास तक जाते होंगे। बिल्कुल, सुबह 8:19 वाले आखिरी सिग्नल का आर्क भी ऐसा ही था। प्लेन उस आर्क पर कहीं था जब उसका फ्यूल खत्म हुआ। ठीक है, बीटीओ ने हमें दूरी और ये लंबे लंबे आर्क्स दिए, लेकिन आर्क पर कहाँ? उत्तर में कजाकिस्तान की तरफ या दक्षिण में गहरे समंदर में? यहाँ बीएफओ काम आया होगा। करेक्ट, बीएफओ यानी बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। ये डॉपलर इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। डॉपलर इफेक्ट, जैसे ट्रेन पास आती है तो आवाज तीखी लगती है, दूर जाती है तो मोटी। वही वाला। प्लेन सैटेलाइट की तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है, और किस अनुमानित स्पीड से। इस रिलेटिव मूवमेंट की वजह से सैटेलाइट तक पहुंचने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में हल्का सा बदलाव आता है। बीएफओ उसी बदलाव को मापता है। तो बीटीओ ने बताया कितनी दूर और बीएफओ ने बताया किस तरफ और लगभग कितनी तेजी से। हाँ, मोटे तौर पर यही। बीएफओ से ये अंदाजा लगाने में मदद मिली कि प्लेन सैटेलाइट के रिलेटिव किस दिशा में, उत्तर या दक्षिण, और किस अनुमानित गति से बढ़ रहा था। सुनने में तो ये बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में ये कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल रहा होगा। सैटेलाइट भी तो अपनी जगह थोड़ा हिलता होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल। वो इनमारसैट 3 F1 सैटेलाइट परफेक्टली जियो स्टेशनरी नहीं था। उसका ऑर्बिट थोड़ा झुका हुआ था, तो वो उत्तर दक्षिण में हिलता था। फिर सिग्नल पर तापमान का असर, प्लेन के एसडीयू की अपनी थोड़ी बहुत कैलिब्रेशन की दिक्कतें, इन सबको ध्यान में रखकर मॉडल बनाना और कैलकुलेट करना, ये महीनों का काम था। बहुत जटिल गणितीय विश्लेषण। और इतने दिमाग खपाने वाले एनालिसिस का नतीजा क्या निकला? नॉर्थ या साउथ? नतीजा बहुत स्पष्ट था। जो बीएफओ वैल्यूज हर हैंडशेक के साथ मिल रही थीं, वो लगातार दक्षिणी रास्ते यानी सदर्न कॉरिडोर के लिए कैलकुलेट की गई वैल्यूज से मैच कर रही थीं। उत्तरी रास्ते के लिए जो वैल्यूज होनी चाहिए थी, डेटा उनसे मेल नहीं खा रहा था। तो मतलब पक्का हो गया कि प्लेन नॉर्थ की तरफ नहीं गया, वो साउथ में ही कहीं गया। हाँ, इस विश्लेषण ने उत्तरी कॉरिडोर की संभावना को लगभग खारिज कर दिया और सारा फोकस दक्षिणी कॉरिडोर पर आ गया, हिंद महासागर का एक विशाल वीरान हिस्सा। और शायद इसी पुख्ता डेटा के आधार पर 24 मार्च 2014 को मलेशिया के प्रधानमंत्री ने वो घोषणा की थी जिसने सारी उम्मीदें तोड़ दी। हाँ, वो एक बेहद दुखद क्षण था। उन्होंने दुनिया को बताया कि इनमार्सैट के इस अभूतपूर्व विश्लेषण के आधार पर उन्हें ये निष्कर्ष निकालना पड़ रहा है कि फ्लाइट MH370 की यात्रा दक्षिणी हिंद महासागर में खत्म हुई। नो सर्वाइवर्स। इस घोषणा ने खोज का पूरा नक्शा बदल दिया। साउथ चाइना सी से फोकस हटकर हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे दुर्गम समंदरों में से एक पर आ गया। बिल्कुल। अब सवाल ये नहीं था कि प्लेन कहाँ है, बल्कि ये था कि दक्षिणी हिंद महासागर के उस विशाल विस्तार में, उस आखिरी आर्क पर वो कहाँ गिरा। ठीक है, तो सैटेलाइट डेटा ने हमें कहाँ का एक मोटा एरिया तो दे दिया, दक्षिणी हिंद महासागर का वो 7वां आर्क। लेकिन क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन उस आर्क तक पहुंचा कैसे? मिलिट्री राडार से गायब होने के बाद उसका रास्ता क्या रहा होगा, उसका फ्लाइट पाथ? ये एक और बड़ी पहेली है, और इसी को सुलझाने की कोशिश की है 2 एविएशन एक्सपर्ट्स, कैप्टन पैट्रिक ब्लेली और जीन लुक मार्शन ने। उन्होंने 4 साल लगाकर इस पर स्टडी की। 4 साल? उन्होंने क्या अलग किया? उन्होंने कई सारे फैक्टर्स को एक साथ मॉडल में डाला। प्लेन में कितना फ्यूल बचा था, इनमारसैट के 7 आर्क्स की लोकेशन, उस रात का मौसम कैसा था, एक बोइंग 777-200 ER की परफॉर्मेंस कैसी होती है, और सबसे जरूरी MH370 वाले खास विमान 9M-MRO का अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डेटा। बहुत डिटेल्ड काम लग रहा है। उनके एनालिसिस में एक फाइनल मेजर टर्न या FMT का जिक्र आता है, वो क्या है? FMT वो अहम मोड़ है जो प्लेन ने मिलिट्री रडार की रेंज से निकलने के ठीक बाद लिया होगा, जब वो अंडमान सागर के ऊपर से दक्षिण की ओर मुड़ा। ब्लेली और मार्शन का मानना है कि ये मोड़ काफी सोच समझ कर लिया गया।
और ये मोड़ कहाँ लिया गया, किस ऊंचाई पर? रात के उस समय उस ऊंचाई पर बाकी ट्रैफिक कम होता है। साथ ही इस ऊंचाई पर उड़ने से फ्यूल की खपत भी एक निश्चित दर पर रहती है, जिससे रेंज का अंदाजा लगाना आसान होता है। उनके मुताबिक प्लेन मैक 0.706 की स्थिर रफ्तार से उड़ रहा था और करीब 4760 किलोग्राम फ्यूल प्रति घंटा इस्तेमाल कर रहा था। ये सब उनके B2BFO एनालिसिस से मैच करता है। ओके, तो FMT के बाद प्लेन सीधा साउथ गया FL300 पर एक स्थिर रफ्तार से, और फिर अंत कैसे हुआ? जब फ्यूल खत्म हुआ, क्या वो सीधे नीचे गिर गया? यहीं पर ब्लाइली एंड मार्शन का विश्लेषण एक दिलचस्प मोड़ लेता है। उनका मानना है कि प्लेन शायद सीधे बेकाबू होकर नीचे नहीं गिरा। जैसा हमने डिस्कस किया, फ्यूल खत्म होने पर इंजन बंद हुए होंगे, RAT चालू हुआ होगा और 8.19 वाला सैटकॉम रीस्टार्ट हुआ। हाँ। लेकिन इसके बाद क्या? उनका एक मुख्य सिनारियो ये कहता है कि शायद पायलट ने प्लेन को कंट्रोल में रखा। पहले दाहिना इंजन बंद हुआ होगा, फिर क्रॉस फीड से फ्यूल बाएं इंजन में गया होगा, फिर शायद पायलट ने खुद बाएं इंजन को बंद किया। ओके। और फिर बिना इंजन पावर के प्लेन ग्लाइड करने लगा होगा, जैसे एक ग्लाइडर हवा में तैरता है। ग्लाइड बिना इंजन के 777 जैसा भारी प्लेन? हाँ, बड़े जेटलाइनर्स भी काफी दूर तक ग्लाइड कर सकते हैं। शायद पायलट ने स्पीड मेंटेन की 270 नॉट्स या 210 नॉट्स, और आखिर में उन्होंने एक कंट्रोल्ड डिचिंग की कोशिश की। कंट्रोल डिचिंग मतलब प्लेन को जानबूझकर नियंत्रित तरीके से पानी पर उतारने की कोशिश, जैसे कैप्टन सैली ने हडसन नदी पर किया था। कुछ वैसा ही। अगर ऐसा हुआ होगा तो प्लेन शायद पानी से टकराकर टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ होगा, बल्कि काफी हद तक एक पीस में पानी पर उतरा होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि मलबा बहुत कम फैला होगा और प्लेन शायद जल्दी डूब गया होगा। एग्जैक्टली। ये समझा सकता है कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर सतह के खोज के बावजूद कोई बड़ा मलबा या तेल का निशान नहीं मिला, और क्यों समुद्र तल की खोज में भी अब तक कुछ हाथ नहीं लगाए। तो ये तो काफी चौंकाने वाली थ्योरी है, पर क्या इसका कोई सबूत है? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन ये थ्योरी कई बिखरे हुए तथ्यों को एक साथ जोड़ती है। जैसे 8 मील 19 के बाद के BFO डेटा में कुछ उतार चढ़ाव हैं, जो शायद एक तेज डाइव और फिर रिकवरी का संकेत हो सकते हैं, जैसा कि कंट्रोल ग्लाइड के दौरान हो सकता है। और इसी कंट्रोल्ड डिचिंग वाली थ्योरी के आधार पर उन्होंने एक नया छोटा सर्च एरिया सुझाया है। हाँ, उनका प्रस्तावित सर्च एरिया पिछले सर्च जोन से थोड़ा दक्षिण में है, 7वें आर्क के पास, करीब 600 स्क्वायर नॉटिकल माइल का इलाका है। उनका कहना है कि ओशन इन्फिनिटी जैसी कंपनी अपनी लेटेस्ट ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल AUV टेक्नोलॉजी से इसे शायद 10 दिन में स्कैन कर सकती है। सिर्फ 10 दिन? और ये एरिया क्यों महत्वपूर्ण है? एजेंसी CSRO के ड्रिफ्ट एनालिसिस, जो मिले हुए मलबे के बहाव पर आधारित है, से निकले संभावित इम्पैक्ट पॉइंट के बहुत करीब है। तीसरा, मार्च 2014 में फ्रेंच और इटालियन सैटेलाइट्स ने इसी इलाके के आसपास पानी पर कुछ संदिग्ध चीजें तैरती हुई देखी थीं, जो शायद प्लेन का मलबा हो सकती हैं। तो मतलब उम्मीद अभी भी बाकी है। एक केंद्रित खोज शायद नतीजा दे सकती है। उम्मीद तो हमेशा रहती है, और ये नया विश्लेषण एक ठोस वैज्ञानिक आधार देता है उस उम्मीद को। ये वाकई हैरतअंगेज है, लेकिन 10 साल बहुत लंबा समय होता है। इस एक हादसे ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को कितना झकोरा होगा। सुरक्षा के लिहाज से क्या बड़े बदलाव आए इन 10 सालों में? क्या अब हम ज्यादा सुरक्षित हैं? हाँ, MH370 एविएशन सेफ्टी के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, एक वेकअप कॉल। इसने दिखाया कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी कितनी बड़ी खामियां हो सकती हैं। एक पूरा वाइड बॉडी जेटलाइनर गायब हो जाए, ये सोचा भी नहीं जा सकता था। पहला, अब ज्यादातर बड़े विमानों के लिए जरूरी है कि वो सामान्य उड़ान के दौरान भी हर 15 मिनट में अपनी लोकेशन ऑटोमेटिकली रिपोर्ट करें। पहले ये नियम नहीं था। हर 15 मिनट में? हाँ। ओके। और अगर कोई गड़बड़ हो, कोई इमरजेंसी, तो फिर आता है ADT, ऑटोमेटिक डिस्ट्रेस ट्रैकिंग। अगर प्लेन किसी संकट में है तो सिस्टम को खुद ब खुद बिना पायलट के कुछ किए हर मिनट अपनी सटीक लोकेशन भेजनी होगी। मकसद साफ है, दोबारा कोई प्लेन इस तरह लापता ना हो, हम जाने कि वो कहाँ है। ये तो बहुत जरूरी लग रहा है। और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में भी सुधार हुआ होगा, खासकर समंदर के ऊपर जहां रडार काम नहीं करते। बिल्कुल। अब सैटेलाइट बेस्ड ADSP जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है या आ रही है। ये सैटेलाइट के जरिए प्लेन की लोकेशन और दूसरी जानकारी रियल टाइम में ट्रैक करती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, समंदर के ऊपर हो या रेगिस्तान के।
रडार की सीमाओं से हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो ब्लैक बॉक्स, उसे ढूंढना भी तो एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, इसीलिए अब डिप्लॉयबल फ्लाइट रिकॉर्डर्स पर भी काम हो रहा है। ऐसे ब्लैक बॉक्स जो किसी दुर्घटना की स्थिति में प्लेन से खुद ब खुद इजेक्ट हो जाएं, पानी पर तैर सकें और अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजते रहें ताकि उन्हें ढूंढना आसान हो। ये सब तो टेक्नोलॉजी की बातें हुई। कम्युनिकेशन और देशों के बीच तालमेल के बारे में क्या? MH370 की खोज में तो इसमें भी काफी दिक्कतें आई थीं। सही कहा। अब बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम पर जोर है ताकि प्लेन से लगातार संपर्क बना रहे, और सबसे जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डेटा शेयरिंग के लिए बेहतर प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। देशों के बीच जानकारी साझा करने में जो हिचक या देरी MH370 के समय दिखी थी, कोशिश है कि वो दोबारा न हो। नियम कड़े किए गए हैं, चाहे वो ICO हो, यूरोप हो या FAA अमेरिका हो। लेकिन इन सब बदलावों को लागू करने में चुनौतियां भी होंगी, खासकर छोटी एयरलाइंस के लिए नई टेक्नोलॉजी का खर्च। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। खर्च काफी आता है, लेकिन सुरक्षा सबसे ऊपर है। और भविष्य में शायद AI और मशीन लर्निंग भी प्लेन की ट्रैकिंग और संभावित खतरों को पहचानने में मदद करें। टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, नियम कड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक सवाल मन में घूमता रहता है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या था उस रात MH370 पर? इतनी थ्योरीज हैं, इतनी अटकलें, कोई पुख्ता जवाब क्यों नहीं? हाँ, थ्योरीज की तो कोई कमी नहीं है। रेडिट जैसे फोरम पर तो न जाने क्या क्या डिस्कस होता है। लेकिन अगर हम गंभीर थ्योरीज की बात करें, तो एक थ्योरी है जो जांचकर्ताओं के दिमाग में भी सबसे ऊपर रही है। कौन सी? पायलट सुसाइड मर्डर थ्योरी। यानी कि प्लेन के कैप्टन ज़हारी अहमद शाह ने, या शायद को पायलट ने जानबूझकर ये सब किया, प्लेन को हाईजैक किया और उसे वीरान समंदर में ले जाकर खत्म कर दिया। ओह, ये सुनने में भयानक लगता है। इसका आधार क्या है? सिर्फ शक? शक से ज्यादा एक बड़ा पॉइंट उनके घर पर मिले फ्लाइट सिमुलेटर का डेटा था। डिलीट की गई फाइल्स को रिकवर करने पर पता चला कि उन्होंने अपने सिमुलेटर पर दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर एक फ्लाइट पाथ उड़ाया था जो MH370 के संभावित अंतिम रास्ते से काफी मिलता जुलता था। सच में? ये तो बहुत संदेशजनक है। हाँ, साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी निजी जिंदगी में कथित तनाव या परेशानियों का भी जिक्र किया गया था। हालांकि परिवार ने इसका खंडन किया। लेकिन क्या ये सबूत काफी है? क्या पता वो सिमुलेटर का रूट महज एक इत्तेफाक हो? बहुत से पायलट्स मुश्किल या अनयूजुअल रूट ट्राई करते हैं। और क्या मलेशियाई पुलिस ने इस एंगल को ठीक से अनबायस्ड होके जांचा था? इस पर भी तो सवाल उठे थे। बिल्कुल, ये थ्योरी बहुत संवेदनशील है और उतनी ही विवादित भी। सिमुलेटर डेटा को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता, और बिना कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR मुझे ले जानना लगभग नामुमकिन है कि कॉकपिट में असल में क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी। तो ये थियरी भी सिर्फ एक थियरी ही है, पक्की नहीं। और दूसरी थियरीज, जैसे प्लेन में आग लगने की बात भी उठी थी। हाँ, आग लगने की थ्योरी भी है। शायद कार्गो में रखी लिथियम आयन बैटरीज में आग लगी हो। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि अगर कोई गंभीर आग लगी होती जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गए होते, तो प्लेन इतने घंटों तक इतने नियंत्रित तरीके से कैसे उड़ता रहा? वो अजीबोगरीब मोड़ कैसे लिए? और पायलट ने कोई मेडे कॉल क्यों नहीं की? किसी तीसरे पक्ष ने? अगर पारंपरिक तरीके से हाईजैक होता तो शायद कोई मांग सामने आती, कोई ग्रुप जिम्मेदारी लेता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर किसी देश ने चुपके से इसे कहीं उतारा होता या मार गिराया होता तो 10 साल में कुछ तो भनक लगती। सैटेलाइट डेटा भी दूर समंदर की तरफ इशारा कर रहा है। शूट डाउन की थियरी भी सुनी थी, जैसे KL007 या इटाविया फ्लाइट 870 के साथ हुआ था। हाँ, लेकिन अगर शूट डाउन होता तो मलबा मिलना चाहिए था, खासकर अगर वो जमीन के पास हुआ होता। और अगर समंदर के ऊपर भी होता तो शायद रेडार पर कुछ दिखता या कोई और सिग्नल मिलता। फिर वही सवाल, प्लेन घंटों कैसे उड़ता रहा? और वो एलियंस या डियागो गार्सिया वाले अमेरिकन बेस पर उतरने की थियरीज, वो सब तो अटकलें ज्यादा हैं जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। डियागो गार्सिया थियरी के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क यही है कि सैटेलाइट डेटा लगातार प्लेन को दक्षिण की तरफ जाते हुए दिखा रहा था, डियागो गार्सिया की तरफ नहीं। वहां फिर वहीं आ जाते हैं कि कुछ ठोस नहीं पता। लेकिन एक चीज तो ठोस है, मलबा मिला है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई 2015 में घटना के लगभग 1.5 साल बाद अफ्रीका के पास रियूनियन आइलैंड के तट पर प्लेन के विंग का एक हिस्सा, एक फ्लैपरॉन, बहकर आया। और उसकी पुष्टि हुई कि वो MH370 का ही है। हाँ, सीरियल नंबर मैच कर गया। ये पहला फिजिकल सबूत था कि प्लेन समंदर में ही क्रैश हुआ था।
इसके बाद अगले कुछ सालों में मोजाम्बिक, तंजानिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका यानी अफ्रीका के पूर्वी तट पर कई जगहों पर प्लेन के और भी छोटे छोटे टुकड़े मिले। तो मलबा मिला है पर सिर्फ छोटे टुकड़े, मुख्य ढांचे नहीं। सही। और इन टुकड़ों का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि प्लेन दक्षिणी हिंद महासागर में ही कहीं घिरा होगा, क्योंकि समुद्री धाराओं का विश्लेषण, ड्रिफ्ट एनालिसिस यही बताता है कि उस इलाके से बहकर मलबा इन्हीं अफ्रीकी तटों तक पहुंचेगा। ये मलबा मौजूदा सर्च एरिया की थ्योरी को सपोर्ट करता है। बावजूद हम कहाँ खड़े हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां, फुगरो, फिर ओशन इन्फिनिटी, उन्होंने समुद्र का तल छान मारा, पर नतीजा सिफर। प्लेन का मुख्य हिस्सा, ब्लैक बॉक्स, सब लापता। ये वाकई आधुनिक युग की सबसे बड़ी, सबसे निराशाजनक अनसुलझी पहेलियों में से एक है। बीच में WSPR नाम की एक रेडियो वेव टेक्नोलॉजी से कुछ दावे किए गए थे लोकेशन को लेकर। रिचर्ड गॉडफ्री ने काफी काम किया इस पर वो भी बहुत विवादित रहा और पुख्ता नहीं माना गया। तो क्या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? क्या ये प्लेन कभी नहीं मिलेगा? कहना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर हो रही है। नई रोबोटिक सबमरीन्स आ रही हैं जो ज्यादा गहराई तक और ज्यादा कुशलता से खोज कर सकती हैं। शायद भविष्य में कोई नई तकनीक या कोई नया डेटा सामने आए जो हमें सही जगह तक ले जाए। खोज दोबारा शुरू करने की बातें भी चल रही हैं। ये घटना हमें क्या सिखाती है? सिर्फ एविएशन सेफ्टी के बारे में या कुछ और भी? मुझे लगता है ये हमें टेक्नोलॉजी की सीमाओं के बारे में सिखाती है, मानवीय व्यवहार की अप्रत्याशितता और जटिलताओं के बारे में भी। ये हमें याद दिलाती है कि हर सिस्टम में, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, एक मानवीय पहलू होता है जो शायद सबसे अनप्रेडिक्टेबल होता है। और यह हमें पारदर्शिता और सहयोग के महत्व की भी याद दिलाती है। शायद अगर शुरू में जानकारी और तेजी से साझा की जाती तो कहानी कुछ और होती। बिल्कुल, ये एक सबक है जिसे एविएशन इंडस्ट्री और सरकारों ने सीखा है या कम से कम सीखने की कोशिश की है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि MH370 का रहस्य कभी सुलझेगा? क्या वो प्लेन कभी मिलेगा? और अगर मिल भी गया तो क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाएंगे कि उस कॉकपिट में उस रात असल में हुआ क्या था? ये वो सवाल है जिनके जवाब शायद वक्त के अंधेरे में ही छुपे हैं या शायद हमेशा छुपे रहेंगे। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.